हम कालबेलिया हैं और कालबेलिया आपको पता है किसको कहते हैं, जो सांप पकड़ते हैं घर घर जाके उनकी पूजा करवाते हैं और जंगल में रहते हैं। गुरु कनिपावनाथ जी के हम लोग शिष्य हैं और नाथ पंथ में हैं। गुरु नो नाथ है, गुरु मच्छंद्र नाथ, पार्श्वनाथ, गुरु गोरखनाथ, गुरु कनिपावनाथ, तो नो नाथ है, उस पद में से है हम लोग। और हमारे को वरदान मिला हुआ है हमारे गुरु जी का कि हम लोग जंगल में रहें और जंगल में हमारा जो भी बसेरा है वो हमें जंगल में करना है। तो हम लोग जंगल के लोग हैं, एकदम ही मिले तो खा लेते, नहीं मिले तो भूखे सो जाते हैं। इस तरीके से हमारा जीवन जब से देश बसा है, जब से हम लोग बसे हुए हैं, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं थी। हमारी कोई, वैसे तो हिंदुस्तान सपेरों का कहलाया जाता है, लेकिन बस वो कहलाया जाता है, लेकिन सपेरों की कोई पहचान नहीं दी गई थी और हम लोगों को कुछ भी शहर में आना जाना रहना ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमारी एक प्रथा थी कि अपन जंगल में रहते हैं और खाने को रोटी नहीं मिलती है, पहनने को कपड़े नहीं मिलते हैं ढंग के। तो उन्होंने एक रूल बनाया कि अपने जो भी बेटियां पैदा होती है उस बेटी को अपन नहीं रखेंगे। अगर रख लिया, किसी को मन भाया तो एक बेटी रख लेते हैं, नहीं तो जो भी बेटी आती है उसको धरती में, उसको नाड़ा नहीं काटते हैं उसका, और उसको जैसे जन्मती है बच्ची उसको वैसे ही खाड़े में उनको खड्डा खोद के घास डाल के और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और उनको उस मिट्टी में दबा के मार देते हैं। तो ये सदियों से रूल बना हुआ आ रहा था। तो मैं भी चपेट में आ गई क्योंकि मैं भी उसी समाज की हूँ और मेरे पापा जो है वो माता चामुंडा के पुजारी थे। पापा बहुत खिलाफ थे इस रूल से कि जिस माता से अपन पैदा होते हैं, जो माता अपनों को जन्म देती है, शक्ति पाने के लिए दुर्गा माता की, काली माता की इनकी पूजा करते हैं, धन पाने के लिए लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, संगीत के लिए सरस्वती की पूजा करते हैं। तो ये कौन सा रूल बनाया कि बेटियों को मार देते हैं और बेटी को उनको उस माता को गाड़ देते हैं। तो मेरे पापा बेटी को नहीं मारते थे, उनके घर में 3 बेटियां थी और वो रूल से इससे खिलाफ थे। समाज वाले मेरे पापा से बहुत नाराज थे कि ये एक आदमी जिसके घर में 3 बेटियां हैं पहले से और 3 बेटे। तो मेरा जन्म है वो धनतेरस का है, धनतेरस को मैं जन्मी हूँ। तो पापा दीपावली का सामान लेने के लिए अजमेर चले गए सिटी में और मैं गांव में जन्मी, क्योंकि हम लोग सिटी में और शहर के पास और गांव के पास में नहीं रहते थे। हमारे पास में जो लद के चलने के लिए गधियाँ होती थी और बकरियाँ होती थी और कुत्ते रखते थे हम लोग। तो इस तरीके से हमारा कुछ गाँव के पास में लोग बाग नहीं रहने देते थे। तो जब मेरे शाम का जब जन्म हुआ, शाम की 7 बजे, मेरे पापा थे नहीं घर पे और औरतों ने समझा कि माँ को पता है नहीं कि बेटी हुई या बेटा, और आज अच्छा मौका है उसको भी अपने समाज में शामिल करने का, तो इसको लड़की को गाड़ देते हैं। तो जिस औरतों ने मुझे जन्माया, कहते कि जन्मदाता होती है, जिसने मुझे जन्माया उन्हीं दाई माई ने उठा के मुझे और दूर ले जाके खेत में और जंगल में और खड्डा खोद के वहाँ पे मुझे गाड़ दिया। और मेरी माँ को जब थोड़ी देर के बाद जब उनको पता चला कि बच्चा रो नहीं रहा है, अभी रोया था, तो मैं माँ को डर था और उन्होंने मेरी मौसी से पूछा कि मेरे लड़का लड़की हुआ था वो कहाँ गया। मेरी मौसी ने कहा कि कुछ भी नहीं, वो बेटी हुई थी, उसको औरतों ने मेरे से छीन के ले गई और गाड़ दिया। तो मेरी माँ एकदम रोने लगी, समाज की औरतें धमका के चली गई उसको। मेरे पापा घर पे थे नहीं, तो मेरी माँ ने कहा कि जहाँ से भी गाड़ा है मुझे वहाँ वो जगह बता दे, चाहे तू रख लेना, तेरे 5 लड़के लड़कियाँ नहीं, पर मेरी बेटी को मुझे बता दे। तो वो मेरी मौसी ने मना कर दिया पहले। उसके बाद में मेरी माँ ने कहा कि मैं जाके लेके आऊँगी। तो मेरी मौसी ने कहा कि नहीं, आप नहीं ला सकते, क्योंकि वो मर गई होगी, अभी 3-4 घंटे हो गए, मर गई होगी बच्ची, वो तो जन्मते ही कौन सा उसमें इतनी जान होती। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि मेरी आत्मा, मेरा कलेजा और मेरा विश्वास कहता कि मेरी बेटी मुझे जिंदा मिलेगी, जिंदा मिलेगी, और मेरी एक दिल से मेरे को फील हो रहा है। तो मेरी मौसी ने कहा कि मेरे को नहीं लगता। तो इस तरीके से दोनों बहनें बात करके रात की 12 बजे में, शाम की 7 बजे हुई थी, और रात की 12 बजे समाज से छुप के जाके और मेरे को जब वहाँ से मिट्टी में से निकाला तो मेरी बस खाली सांसें चल रही थी और धड़कन चल रही थी। तो मेरी माँ का विश्वास जीता और उसने कहा कि देख, मेरे को मेरी बेटी जिंदा मिली है। तो मेरी माँ नहीं होती तो मैं नहीं होती आज आपके सामने। तो माँ चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। माँ का बेटी एक कलेजे का टुकड़ा होता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। उसको
जिंदा भी रख सकती है, उसको मार भी सकती है। तो सबसे बड़ी माँ होती है। तो मैं एक माँ की बेटी नहीं हूँ, मैं 2-2, 3-3 माँओं की बेटी हूँ। मेरी मौसी मेरी माँ है और धरती माता मेरी माँ है। 9 महीने माँ के पेट में रही और 5 घंटे में धरती माता के पेट में रही। ये तो मेरी जन्म की स्टोरी है। तो फिर मेरे को मेरे पापा ने 6-7 महीने की हो गई थी तो मेरे पापा मुझे साथ लेके जाया करते थे कि समाज की औरतों का भरोसा नहीं है, ये फिर से मार देगी। तो टिपारी में बिठा के लेके जाते थे। जिस टिपारी में सांपों को रखते थे मेरे पापा, उस टिपारी के ऊपर मुझे बिठा के और लेके चले जाते। जब मैं 6-7-8 महीने की हो गई तो सांपों का जो बचा हुआ दूध था, मेरी माँ ने कहा कि आप इसको खिलाते क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो औरतें, जो गांव की औरतें वो दूध पिलाती है इसको, जो सांप जो छोड़ देते हैं उनका झूठा दूध जो बचता है वो मैं इसको पिला देता हूँ। और इस तरीके से बोला ये खेलती रहती है। तो मेरे को जो ये डांस की प्रेरणा मिली है और मुझे जो मैं पाँव पे जो खड़ी हुई हूँ, बस मेरे तो बहन भाई और मेरा परिवार वो इस सांपों के साथ खेलती थी। सांपों के साथ ही वो बीन की धुन और डपली की थाप, क्योंकि हमारे समाज में कोई लड़कियाँ होती ही नहीं थी तो डांस कहाँ से करेगी, और डांस अलाउ भी नहीं था हमारे समाज में। जी, तो ये मातृशक्ति की विजय है कि गुलाबो सपेरा जी ने आज यहाँ तक वो सफ़र तय किया। और वो पुष्कर मेला तक जाने का कैसे हुआ? तो बस यही है कि जैसे पुष्कर मेला में हम लोग, जैसे औरतें होती है वो सोची कि बहुत अच्छा डांस कर रही, तो मैं छोटी थी बहुत, 7 साल की, तो उन्होंने कहा कि 4-5 औरतें मिली कि तेरे को काजल और वो लाली होती है ना वो दिला देंगे और तू हमारे साथ में चल, वहाँ पे टीलों पे छुप के नाचते, कोई भी नहीं देखेंगे और वहाँ अपन नाच लेते और वहाँ पे जो पैसे आएंगे उसके तेरे को भी काजल बिंदी वो लाली दिलवा देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो मेरे को क्या करते थे, होली के दिनों में 1 महीने फागुन में हमारे नाचते हैं लड़कियाँ, वो आदमी लोग, तो मुझे वो आदमी लोग नाचने जाते थे तो मुझे लेके जाते और पुष्कर मेला में नचाते, फिर नहीं नचाते। तो वो औरतें मुझे लेके गई और वहाँ पे मैं डांस कर रही थी। लोग 1-1, 2-2 पैसा दे रहे थे और वहाँ पे मैं डांस कर रही थी और वहाँ पे हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे जी वो आए, वो जन्मदाता और ये मेरे लाइफदाता वहाँ पे मिले और उन्होंने देखा कि ये लड़की डांस कर रही है, ऐसे लगता है कि इसके बदन में हड्डियाँ ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे छू के देखा, बोले तेरे शरीर में हड्डियाँ है या नहीं? तो मैं सोची, मैंने कहा यार वो तो मैं सपने में देख रही थी, वो परी में वो नज़र आ रही है मुझे। तो मैंने बोली नहीं, मैं नाड़से से किया। मैंने कहा नहीं, मुझे पता नहीं हड्डियाँ है या नहीं है, आप ही देख लो। तो वो उन्होंने कहा कि तुम प्रोग्राम करना शाम को आके। मैंने कहा प्रोग्राम क्या होता है? कि बोला जैसे यहाँ डांस कर रहे हो भाई आके वहाँ पुष्कर वहाँ स्टेज पे डांस करना। हम लोग चले तो गए, एक रोज गए, दूसरे रोज गए और समाज की औरतों ने कहा कि तेरे को पास करेंगे, हमारे को नहीं करेंगे। वो डांट के मेरे को छोड़ के चली गई। फिर मैडम ने मुझे बुलवा लिया। स्टोरी बहुत लंबी है लेकिन ठीक है, मैं जो बात है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो जब समाज वालों को पता चला पुष्कर मेला खत्म होने के बाद कि ये लड़की तो तख्तों पे डांस करके आई है, ये लड़की अब अपने समाज में रहने काबिल नहीं है, और मेरे पापा को पंचायती बैठी बहुत बड़ा जुर्माना किया और कहा कि तुम तो समाज से बाहर हो, तुम्हारी शादीशुदा बेटियां वो भी तुम्हारे घर पे आ जाएगी। और बोले ये लड़की ने तो तख्तों पे डांस किया है, जो समाज में होता ही नहीं है, जो अच्छी लड़कियां नहीं करती, अच्छी औरतें नहीं करती। तो तख्तों पे डांस, मेरे को स्टेज का नाम तख्ता दे दिया उन्होंने और तख्तों का उन पर जुर्माना किया। और इस तरीके से मेरे पापा ने कहा कि बोले ठीक है गलती होगी, दोबारा नहीं होगा। 10-15 दिन बाद में मैडम ने यहाँ से लोगों को भेजा कि वो लड़की चाहिए मुझे जो पुष्कर में नाच रही थी। समाज के लोग आए वहाँ पे, मेरे पापा ने कहा कि नहीं भाई मैं नहीं जाने दूंगा क्योंकि वो समाज के लोग मना कर रहे हैं। फिर जो रामबाग होटल में बैठते थे कोई लोग सांपों को नचाने के लिए, उनको कहा कि तुम जब तक वो छोरी को लेके नहीं आएगा मैं यहाँ नहीं बैठने दूंगी तेरे को, भाग जा तू यहाँ से। फिर समाज के लोग आए तो फिर मेरे पापा ने मना कर दिया, लेकिन मैंने सुन लिया कि वो मैडम मुझे बुला रही है। मैं रात की 12 बजे मेरे भाई के पास गई, मैंने कहा भैया वो मैम बुला रही है, अपने जयपुर चलते हैं। कहते बोले नहीं 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 वहाँ नहीं चलेंगे, वहाँ पे तो समाज के लोग जानते भी नहीं है अपन। मैंने कहा मैं रोने लगी। मेरा भाई रात को उठाया मुझे गोद में और 9-10 किलोमीटर हम लोग रात को छुप के आए और एक बस में बैठ गए। बस वाले ने बोला कि पैसे दो। मैंने कहा भैया पैसे मैंने कहा कि मैं तो मेरी परी मैम के पास जा रही हूँ मिलने के लिए, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं है। तो मैं उनसे लड़ने लगी। मेरे भैया ने कहा कि थोड़े दिमाग से, बोला ऐसी है, इसको मैं डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ जयपुर, तो आप माफ़ कर दो। बोला हाँ राजा पार्क में पागल खाना खुला हुआ, वहाँ लेके जाना है इसको, जल्दी लेके जाओ। तो इस तरीके से हम लोग जयपुर पहुँच गए।
81 की बात है, 81 की हम लोग जयपुर पहुंच गए और फिर 5-6 महीने हम जयपुर में रहे। उसके बाद मेरे पापा आए। तो जब हम लोग जंगल में रहते थे तब मेरे पापा जो आसमान में जो होते हैं, किताबी ज्ञान तो हमें मिलते नहीं थे, सितारे, तो मेरे सितारे पापा दिखाई देते थे। कहते थे कि ये रात को हम लोग गिनते थे कि दिन कब उड़े। जब सर्दी लगती थी ना तब तो चूल्हे के सारे तपते थे हम लोग, और जब भूख लगती, जब खाना नहीं होता था तो हमारी माँ देगची में पानी भर के और चूल्हा लगा के और उसके ऊपर रख देती, लकड़ियाँ सળगा देती, पानी गर्म होता रहता कि घाट बन रही है। घाट समझते हैं, दलिया बोलते हैं उसको। बोले दलिया बन रहा है, अभी तुम खा लेना। हम लोग देखते 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 वहाँ चूल्हे के पास ही लुढ़क जाते और कोई खाना नहीं मिलता। हम लोग सुबह उठ जाते, भूखे सोते पर हंसते हंसते उठ जाते। हो सकता हमने खाया होगा, भूल जाते वो रात की बात। तो माएँ होती ना, वो अपने बच्चों को अपने हौसले से भी और अपने प्यार से भी उनको भूखा भी रख सकती है, उनको आगे भी उनको हिम्मत भी बंधा सकती है। तो इस तरीके से मेरे पापा को कहते सर्दी लग रही, पापा कब दिन उगेगा? कहते बोले यहाँ जो वो 6 स्टार एक साथ होते हैं ना, उनको हमारे करसी बोलते हैं हम लोग। बोले वो करची है ना, वो यहाँ से लेके वो वहाँ आएगी तब रात की 12 बजेगी। और 3 जो खड़ी होती है ना, स्टार 3 एक साथ होते हैं, उसको हरणी बोलते हैं। बोले वो हरणी है ना, वहाँ से लेके वहाँ आएगी तब वो दिन उगेगा। तो मैं कहती, जब वो देखते देखते एकदम जब कोई तारा सा चमकता हुआ दिखता, चील गाड़ी ऊपर से जा रही होती, तो कहती पापा वो स्टार कहाँ जा रहा है? मेरे पापा कहते बेटा वो स्टार नहीं है, वो चील गाड़ी है। मैंने कहा ये चील कैसी होती है? बोले जो चील गाड़ी होती है, जो अंग्रेज लोग अपने देश जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना शहर में, वो लोग बनाते हैं इस गाड़ी को। वो चील गाड़ी उड़ा के लेके जाती एक देश से दूसरे देश में। तो हम प्लेन को चील गाड़ी बोलते थे। हमें तो पता ही नहीं था कि मैं चील गाड़ी में कितनी बार बैठूंगी और कितनी बार मैं जाऊंगी, मुझे तो खुद को पता नहीं था। तो ये पापा हमें बताते थे पूरे चील गाड़ी के बारे में और स्टार के बारे में, इस तरीके से। और बाद में वही चील गाड़ी में आप 165 से ज़्यादा देशों का सफ़र कर चुकी है। हमें मतलब तो वो चील गाड़ी, मुझे पता नहीं था कि वो चील गाड़ी, इतनी चील गाड़ी मेरे पास में आ जाएगी कि कोई गिनती नहीं है। मैं 85 के बाद पता नहीं कितनी कंट्री जा चुकी हूँ, मुझको खुद को पता नहीं है। लेकिन मेरे वीजा ये गिने तो मैं 165 कंट्री जा चुकी हूँ, मुझे खुद को भी पता नहीं है एक कंट्री में कितनी बार गई हूँ। और फ्रांस में मेरा खुद का एल्बम 10 एल्बम गा चुकी हूँ। मैं सिंगर नहीं हूँ लेकिन मैं गा चुकी हूँ। और DVD बन चुकी है मेरे पे, और लाइव बुक छप चुकी है वहाँ पे। और डेनमार्क में भी घर है मेरा, वहाँ पे मैं बहुत सारी लड़कियों को डांस सिखाती हूँ। और फ्रांस में भी, तो बस फ्रांस में भी घर है, डेनमार्क में भी घर है, दोनों जगह। लेकिन मेरे सबसे बड़ा जो घर लगता है वो मेरा हिंदुस्तान है, और वो मेरा देश है, और वो मेरा घर है खुद का अपना। यही जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही कारण है कि गुलाबो सपेरा जी अपनी जड़ों को अभी तक भूली नहीं, और उस जड़ों से इतनी बंधी हुई है कि वो आज अपने देशवासियों के लिए इतनी मोहब्बत रखती हैं अपने दिल में। और यही कारण है कि उनका सपना जो जल्द पूरे होने जा रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। पर पहले मैं उनकी जो यात्रा रही उसमें उनके भाई के योगदान के बारे में पूछना चाहूँगी कि माता पिता ने तो उन्हें बचपन से बहुत योगदान दिया। उनकी जो जुनून था, उन पे जो जिद थी कालबेलिया नृत्य के लिए, उसके लिए पूरा सहयोग दिया। परंतु इसमें उनके सहभागी रहे उनके भाई। भैया मुझे लेके आए थे रात को जी, यहाँ लेके आए जयपुर। अब हमारे पास में नहीं तो हमारे समाज के कोई डेरे थे, नहीं हमारा कोई जान पहचान थी, और मैडम का घर हम कहाँ से ढूंढे। तो किसी को पूछा कि भाई हमें टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग कोई मिले थे, तो टूरिज्म का नाम भी नहीं आता था हमारे को। तो हमने किसी से पूछा कि जो पुष्कर में जो लोग प्रोग्राम करवाते, तो ऐसे बात करते करते कहा कि हाँ वो 3 मूर्ति चौराहे पे। मैडम से मिलने से पहले हम खाएंगे क्या? तो मेरा भैया कहाँ से रक्षा लिया किराए पे कि भाई आपका रक्षा दे दो हमें। तो वो रक्षा चला के और 1 रुपया लेके आया। और अब मुझे रोटी बनाना भी नहीं आता था, तो लाके भैया कहा कि अब खाना बना लेना। उस वक्त आपकी उम्र कितनी रही? 7 साल की थी 7 मैं। साल। तो मुझे खाना बनाना नहीं आया, तो मैं किसी कोई हमारे समाज की औरत कोई खाना बना रही थी, मैंने कहा ये हमें रोटी बना के दे दो इसकी। तो वो कहती बोले भाई 1 रुपये की कैसे इसकी रोटी बनती है क्या? आटा तो लेके आ जाके। फिर मैं गई, जो 10 पैसे का आटा लेके आई। 10 पैसे का आटा इतना सारा दे दिया उन्होंने, क्योंकि 2 पैसे 3 पैसे किलो आटा था उस टाइम पे। तो 1 रुपये में पूरा परिवार धाप जाए। 81 में तो बहुत सस्ती चीज़ें थी सारी। तो इस तरीके से मेरा भैया रक्षा चलाता था, 1-2 रुपये कमा के लाता। और हमने 6 महीने निकाले वहाँ पे। मैडम से मिले हम लोग, और मैडम के बाद उन्होंने फिर इलारुन जी को, रमा पांडे जी को, और उनको सबको बुलाया और कहा कि देखो मैं ये लड़की लेके आई हूँ।
उन्होंने सबने मेरे को आशीर्वाद दिया और कहा कि ये लड़की बहुत आगे तक जाएगी, तृप्ति इसका तुम ध्यान रखना, इसको तुम प्यार से रखना। जब मैं अमेरिका चली गई तो अमेरिका से जब मैं अमेरिका वहाँ पे, ये आपकी पहली विदेश यात्रा थी? हाँ, 85 में हम जो पुष्कर वहाँ पे डांस कर रहे थे दिल्ली में, तो वहाँ पे राजीव सेठी जी ने देखा। उन्होंने कहा कि हमारा कोई अमेरिका में कोई डांसर नहीं जा रही, ये लड़की, वो अदिति मेला था, बोले कि लड़की इतना अच्छा डांस कर रही, ये चले तो बहुत ही अच्छा रहे। तो वो इंदिरा जी ने अरेंज किया था ये प्रोग्राम, 84 में होने वाला था, लेकिन फिर राजीव गांधी जी ने उनको 85 में किया। तो वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला, और जब पापा को पता चला कि मैं अमेरिका जा रही हूँ तो पापा ने कहा नहीं 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 नहीं, अंग्रेजों के देश में नहीं जाना, वहाँ पे तो वो यहाँ पे भी देखो कितने सारे, वो बेटा नहीं वहाँ नहीं जाना, वो अमेरिका का देश ऐसा नहीं होता, वो अंग्रेजों से तेरी तो बोली भाषा भी नहीं मिलती, तो कैसे बोलेगी। मैंने कहा बोलना जरूरी थोड़ी ना होता है, बोलने वाले बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अपने तो अपना काम करेंगे, काम में और डांस में कौन सी भाषा की जरूरत है, कला में कौन सी भाषा की जरूरत होती है। ये तो दिलों से पहचानी जाती है, और आंखों से तराशना चाहते जानने वाले लोग वो आंखों से देखे और दिल से अगर फील करता है तो उनको उसमें कोई भाषा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से हम लोग अमेरिका चले गए, और वहाँ पे जाने से एक रोज पहले जो मेरे पापा हमेशा मेरे लिए लड़ते रहते थे समाज से, और हमेशा ये कहते कि मेरी बेटी स्पेशल है, क्योंकि ये मिट्टी में गड़ी हुई 5 घंटा मेरी बेटी नहीं मर सकती, तो मेरी बेटी बहुत ही एक माता, एक धरती माता की बेटी है। तो मेरे पापा को बहुत प्राउड था, और बहुत वो मतलब मेरा नाम धनवंती था, धनवंती से मैं गुलाब बनी, उसका भी जिक्र मैं बताऊंगी आपको। तो अमेरिका में हम लोग चले गए, और वहाँ जाने के बाद मैं 2 महीना और 5 दिन मैं वहाँ रही, लेकिन जाने से एक रोज पहले मेरे पापा जो मेरी हमेशा चट्टान बन के खड़े रहने वाले, वो नहीं रहे, क्योंकि मैं 2 महीने दिल्ली रही, और उसके बाद मेरे पापा पीछे से वो चल बसे। तो मेरे को वापस लाया और मुझे बताया कि तेरे पापा नहीं रहे बेटा, अब तुम नहीं जा सकते। तो मैं रोई, 2-3 घंटे बेहोश पड़ी रही। उसके बाद मैंने कहा कि मेरे पापा मुझे कहते थे कि मैं स्पेशल हूँ, और उन्होंने मुझे महारानी गायत्री देवी जी के हाथ में दिया कि ये मैडम, ये बेटी आज से आपकी है, हमारी नहीं है। और महारानी जी ने ये कह रही थी कि बोला तू सिर्फ कालबेलिया समाज की बेटी नहीं है, ये हमारे पूरे राजस्थान की बेटी है, हमारे पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, और आपको आगे निकलना है गुलाबीर, आपको ये डांस में बहुत आगे तक पहुंचना है। तो मैंने सोचा कि ये आगे तक पहुंचना, ये आगे तक है क्या, आगे तक जाना है आपको, आगे तक जाना, ये आगे तक है क्या। तो वो आगे तक के चक्कर में मेरे को वो बेहोशी में मुझे वो दिमाग में आई कि मैडम भी कह रही थी, पापा भी कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी और आगे तक जाना है। तो मेरे को तो चील गाड़ी में बैठना है और मेरे को आगे तक पहुंचना है। तो मेरे पापा को मैंने अपना आप में फील किया कि मेरे पापा का शरीर बनाया हुआ है, मेरे पापा की बेटी हूँ मैं, मेरे पापा जिंदा है, मेरे पापा कहीं पे भी नहीं गए। और मैं ये सोच के सुबह 5 बजे वाली बस पकड़ के और दिल्ली चली गई मैं। और दिल्ली से शाम की हमारी, दूसरे दिन शाम की हमारी चील गाड़ी थी। तो वो चील गाड़ी में तो सब लोग बहुत देखे कि अरे छोटी सी बच्ची ये कैसे आ गई। बोले तेरे पापा के तो 12 दिन ही नहीं हुए, तेरे को कैसे आने दिया। मैंने कहा मेरे पापा कहते थे कि मैं स्पेशल हूँ, मेरे पापा कहीं नहीं गए, मेरे पापा मेरे अंदर ही हैं और मेरे को वो आगे तक जाना है। जो कह रहे थे कि वो आगे तक जाएगी, ये वो आगे क्या है। तो आगे के चक्कर में मैं चील गाड़ी में बैठ के और अमेरिका चली गई। और वो आगे तक जाते हुए 2016 में पद्मश्री प्राप्त हुआ गुलाबो सपेरा जी को। और वो आगे तक का सफर अभी तक पूरा नहीं हुआ मेरा, अभी तक पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल। वो 2016 में जो मुझे भारत सरकार ने जो सम्मान दिया है, वो सिर्फ ये है कि इस डांस को और इस मेरी मेहनत को सर्टिफिकेट मिला है कि मैं कुछ करने काबिल हूँ और मैं कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो मेरे को अब कुछ करना है। वो मेरी मेहनत, मुझे पता चला कि मुझे अब कुछ करना है। वो इतने दूर मेरे, इतने टाइम मेरी ट्राई थी, मेरी दौड़ थी। अब मुझे करने का टाइम आया जो मैं करूँगी। तो मैं जब मेरे को वहाँ पे राजीव गांधी जी मिले, वहाँ पे लोग मेरे को डांस के लिए अमेरिका में रखने लगे कि बोला आप इतना अच्छा डांस करते हैं तो हमारे बेटियों को, हमारे लड़कों को यहाँ पे आप सिखाएं। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, बिल्कुल मना कर दिया। ये बात राजीव गांधी तक चली गई। हाँ जी, वो आ गए। उनके बाद में उन्होंने कहा कि आप यहाँ रह जाओ। मैंने कहा साहब हमने देखा है यहाँ पे रह के, मैंने देखा रविशंकर जी को देखा, जाकिर हुसैन जी को देखा, अलारा साहब को देखा, सबको देखा। वो इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, वो यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट भी बनाए उन्होंने।
अगर ये चीज़ मेरे को किसी ने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं इनके यहाँ पे, मैंने कहा अगर ये चीज़ अगर हिंदुस्तान में बताते और हिंदुस्तान के स्टूडेंट खड़े करते तो आज कितने रविशंकर पैदा हो जाते, कितने जाकिर हुसैन हो जाते, कितने अला रखा साहब हो जाते। तो अपने देश का नाम होता है, ये संस्कृति के अपने बहुत मजबूत हो जाती और बहुत ये मतलब स्ट्रांग हो जाती। जो आज हिप हॉप सिपॉप जो ये आए अपने घोड़ा तोड़ चीजें ये नहीं आती, वो अपने बच्चे अपनी संस्कृति को रखते हैं और उस चीज में आगे जाते हैं। और शायद उसी को देखते हुए आपने जो अपना स्कूल जो आप पुष्कर में खोलने जा रही हैं, आपका जो सपना है। मैंने ये कहा था कि मेरे को अगर डांस ही सीखना है तो मेरे इंडिया से सिखाऊंगी मैं, और मेरे वहाँ राजस्थान से सिखाऊंगी। तो मैंने अभी एक स्कूल बनाया है पुष्कर में, और वो अभी 28 मार्च को मैं उसकी ओपनिंग करने वाली हूँ। तो ये कालबेलिया डांस अमर हो जाए और घर घर में गुलाबो हो जाए, उसके लिए मैंने एक कालबेलिया स्कूल खोला है मैंने पुष्कर में, और उसकी 28 तारीख को ओपनिंग है। बस मेरा ये सपना है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरे अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। मेरी बेटी को मैंने एमजीडी से पढ़ाया है, 3 बेटियां और 2 बेटे हैं, उनको पढ़ाया लिखा है। 5 बच्चे आर्टिस्ट हैं मेरे और अच्छे कलाकार हैं। बड़ी वाली बेटी मेरी हीरोइन है राजस्थानी फिल्मों की। तो मैं चाहती हूँ कि राजस्थान मेरा देश बहुत आगे से आगे जाए और हमारे देश में हमारी कला सीखने के लिए आए। आज मैं ऑनलाइन डांस सिखाती हूँ और मैं वहाँ जाती थी, अब नहीं जाऊंगी मैं, अब मैं पुष्कर में डांस सिखाऊंगी और यहाँ पे आएंगे जितने आने वाले होंगे वो मेरे देश में आके मेरी कला सीखेंगे और यहाँ पे आके इस कला को आगे बढ़ाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। ये कालबेलिया नृत्य सिर्फ एक ही तरह का होता है कि इसके कई फॉर्म हैं? देखो ये एक गॉड गिफ्ट है, ये गॉड गिफ्ट है और ईश्वर से मुझे मिला है ये, और ये भगवान ने मुझे दिया। मैं इस डांस की माँ हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये डांस जो है इसको ओरिजिनल अपने ऐसे की ऐसे रखते हैं, जो एक ओरिजिनल चीज़ है, जो एक ओरिजिनल गॉड गिफ्ट है इसको। वैसे तो आप डांस कोई सा भी करवा लो, चाहे घूमर करती हूँ, चरी करती हूँ, भवाई करती हूँ, मयूर डांस करती हूँ, बहुत सारे राजस्थानी डांस है, कोई सा भी डांस कर लो। लेकिन ये काली ड्रेस जो है मेरे खुद का अपना डिजाइन है, गाना मेरा खुद का बनाया हुआ है, और ये डांस जो ईश्वर ने मुझे दिया है। तो बस मैं चाहती हूँ कि ये डांस ओरिजिनल रहे और सब आज घर घर में, आज विदेशों में लड़कियां डांस सीखती है, ये कालबेलिया डांस, ये सपेरा डांस। तो आज वो लड़कियां सरनेम चेंज कर लिया है, कोई माया सपेरा है, कोई रीना सपेरा है, कोई रवीना है, इस तरीके से उन्होंने सरनेम चेंज कर लिया है सब लोगों ने। तो मैं चाहती हूँ कि ये कला आगे से आगे बढ़े, नहीं ये ओरिजिनल ऐसी ही की ऐसी रहे। तो ये जो सफ़र है वो जारी रहे और इसके साथ हमारा ये सत्र खत्म होता है। बस इसी आपको इंदौर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है कि आपका स्कूल न सिर्फ पुष्कर में, भारत के कई स्थानों पर खुले, हमारी ये शुभकामना है। और इसके साथ कि मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और गुलाबो सपेरा जी का ये कारवां आगे चलता रहे और बढ़ता रहे। तो इंदौर इसको शुभकामना देता है इस बात के लिए। आपको धन्यवाद। मैं आप सभी से 1 मिनट का बात करूंगी मैं आप सबसे कि मैं ये चाहती हूँ हर माँ को और एक बेटी के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहती हूँ। मैं बेटी हूँ और मेरी माँ ने मुझे बचाया और मैंने मेरी बेटी को पढ़ाया। तो अपन कहते हैं कि बेटी को बचाओ और पढ़ाओ और बढ़ाओ। तो बेटी को जब तक नहीं बचाएंगे, जब तक नहीं तो बेटी पढ़ेगी और नहीं वो बढ़ेगी। जब बेटी है ही नहीं, अमेरिका से आने के बाद में जब मेरे समाज वालों ने मेरे को पूछा कि बोलो गुलाबो हमारी बेटियों को भी सिखाओ, मैंने कहा कि तुम बेटियां रखते कहाँ हो, कौन सी बेटी को सिखाओ, तुम तो सारी बेटियों को मार देते हो। तो मेरे समाज वालों ने मुझे प्रॉमिस किया कि बेटा आज से तुम हमारे अध्यक्ष भी हो और आज से हम किसी बेटी को नहीं मारेंगे। क्या बात। अगर आपको अच्छी लगी है मेरी माँ की मेरी स्टोरी तो प्लीज कन्या भ्रूण हत्या ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम अपने चलाते हैं, उसकी प्रोग्राम चलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 लोगों को समझना है। बड़े बड़े गुणी जनी बैठे हैं सामने, सब लोग समझते भी है इस चीज़ को, जानते भी है। लेकिन वही मेरे पापा कहते थे कि बेटा हमेशा ना आप बीती क्यों पर बीती नहीं। तो मैं मेरे खुद की बीती हुई बात बता रही हूँ कि मेरे खुद के साथ में गुजरी हुई बात बताती हूँ कि माता पिता अगर समझ ले कि मेरा बेटा हो चाहे बेटी हो, हिंदुस्तानी नागरिक हमारे पेट में पल रहा है और वो हमारे घर में आ रहा है, उसका हमें स्वागत करना है। तो अपने को ये सारे, नहीं तो बच्चियां मरेगी नहीं बेटा मरेगा। बेटी को मारने के चक्कर में आप अपने बेटे को भी मार रहे होंगे, आपको कोई पता नहीं चलता 2-3 महीने में। तो हर माँ को मैं ये कसम देती हूँ और मेरी माँ की जैसे आपको बनना है और हर घर में गुलाबो होना है। जब तक माँ अगर अपनी ममता से उस बेटी को जिंदा नहीं रखेगी, जब तक आपके घर में गुलाबो नहीं होगी। बेटा जाता है विदेश में कमाने के लिए लेकिन वो वापस नहीं लौटता है, तो माँ उसके लिए क्या रोती भी है और वाइफ भी उसकी।
देख पुंदलन झूरे नीरे भंवर सन झूरे नी रे पुंदलेरी माताड़ी रे भंवर सरी माताड़ी देख पुंदलन बरजो नीरे भंवर सन बरजो नी रे पुंदला परदेसा मत जा रे भंवर मारा परदेसा मत जा देख पुंदलो रे गियो नी रे भंवर मारो गियो नी रे पुंदलो परदेसा में भंवर सा परदेसा में। अद्भुत अद्भुत। अब वो मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि ये गाना मतलब माँ और उसकी वाइफ गाती है कि उसको बच्चे को आने से पहले कमा के साल भर में वो वापस आता है, लेकिन उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं उस बच्चे को, तो वापस नहीं आने देते। तो अब मैं आपको अरे रे 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 कालियो गयो रे बड़ो मेला मेरी कालियो गयो रे बड़ो मेला ओलायो काली लकेड़ी अरे रे 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 काली लकड़ी के नोता रे काली लकड़ी के नोता रे गवालो छाड़ा में ले गयो। इसी गाने को मैंने कोरोना में बनाया है। अरे रे 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 मैं तो हाथ धोऊ ना रे मैं तो हाथ धोऊ ना कोरोना ने भगाऊ रे अरे रे 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 मैं तो नाचूं और गाऊं रे मैं तो नाचूं और गाऊं कोरोना ने भगाऊ रे अरे रे 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 कि 2 गज की दूरी मेरा पूरी 2 गज की दूरी मेरा कोरोना ने भगाऊ रे अरे रे 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 मुंह पे मास्क में लगाऊ रे मुंह पे मास्क में लगाऊ कोरोना ने भगाऊ रे अरे रे 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 रे। वाह क्या बात है, बहुत धन्यवाद गुलाबो जी। तो इस तरीके से हमने कोरोना को भगाया और इस तरीके से हम लोग कोरोना से डरते नहीं है। मेरे 2 पोतियां, उनको मैंने डांस सिखाया, गाना सिखाया, पूरे 3 महीने लॉकडाउन में आराम से एंजॉय किया और बच्चों को नई नई चीज़ें हम बताते रहे और सिखाते रहे। तो आप अपने सभी को किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, ये तो 2 मिनट के लिए कोई हारी बीमारी आती है और चली जाती है, हवा है, ये हवा कभी कभी उल्ट पुल्ट बदलाव लेके आ जाती है, लेकिन इसको घबराना नहीं है, ये भी एक देखना है और इसको भागाना है। बस वो भागेगी कैसे, जो आप अपने आप में स्ट्रोंग रहोगे तभी कोई चीज़ भाग सकती, तभी कोई बीमारी भाग सकती, ऐसे नहीं भागेगी।